वेरी गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं ना। आज हमारा इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो किसके बारे में है, बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम इसमें एंजाइम्स भी है, सेल बायोलॉजी है, जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर, ठीक है, हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है, वो सारे इसमें हमने कवर किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि एंजाइम आर फंक्शनल एट, कि एंजाइम को कार्य करने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, बताइए कमेंट सेक्शन में। तो एंजाइम के वर्क करने के लिए जो फंक्शनल टेम्परेचर होता है, मतलब नॉर्मली जो टेम्परेचर है, तो देखो एंजाइम जनरली तो वर्क करते हैं किसी की शरीर के अंदर जो है बॉडी टेम्परेचर, फिर भी हम अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो लगभग 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। एंजाइम जो है 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि राइबोजाइम क्या होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राइबोजाइम क्या है। आरएनए जो एंजाइम की तरह भांति कार्य करता है, एंटीबॉडी जो एंजाइम की भांति कार्य करती है, राइबोजाइम जो एंजाइम की भांति कार्य करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइबोजाइम क्या है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइबोजाइम आर, तो इसका करेक्ट आंसर है कि राइबोजाइम, देखो जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है, जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, राइबोजाइम। देखो नॉर्मली ऐसा होता है कि एंजाइम जो होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीन। नॉर्मली एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होती है। यस, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। यस और नो, सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। बट एक्सेप्शनली आरएनए, जब एक्सेप्शन है ये, ठीक है ना, कि जब आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करने लगे, आरएनए एंजाइम की तरह वर्क करता है तो उसे हम राइबोजाइम कहते हैं। तो राइबोजाइम क्या एंजाइम, क्या प्रोटीन है, नहीं। क्या राइबोजाइम प्रोटीन है, नहीं। राइबोजाइम एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। देखो आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। यस, आरएनए जो होता है एक न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए क्या है, तो आंसर है आरएनए एक न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोजाइम प्रोटीन नहीं है, राइबोजाइम क्या है, तो आंसर एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को एंजाइम को क्या कहते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उसे हम क्या कहते हैं। क्या उसे हम प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोएंजाइम, कोफैक्टर या ऑल ऑफ दीज, क्या कहेंगे बताइए, क्या कहते हैं। तो सभी है ना, ये सभी आएंगे, है ना। नॉन प्रोटीन पार्ट में तीनों आते हैं। अब वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मेटल है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आएगा। ये सभी नॉन एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, ये सभी नॉन प्रोटीन पार्ट है। देखो प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम होता है प्लस नॉन प्रोटीन। अब नॉन प्रोटीन पार्ट में तीनों आते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर ये तीनों आते हैं। ये डिपेंड करता है कि भाई कोफैक्टर है, को एंजाइम है, ठीक है ना। बात को समझना क्या है कि को एंजाइम है, कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, वो डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, मेटल है, क्या है। क्लियर। तो लेकिन होते तीनों नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको तो हम एपो एंजाइम कहते हैं। ये तीनों नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल CO2 इवोल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एंजाइम से रिलेटेड है थोड़ा, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये आया हुआ एग्जाम में प्रश्न है, एंजाइम से रिलेटेड है, लेकिन यह क्रेब्स साइकिल का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखो किस स्टेप में क्रेब्स साइकिल की में CO2 इवोल्व हो रही है। बहुत सिंपल है, आपको अगर CO2 पता करना है ना, CO2 कि यहाँ से कार्बन कंपाउंड बदलता है वहाँ CO2, देखो ये आइसोसिट्रेट है, बोले ये कितने कार्बन वाला है, 6 कार्बन वाला। एक्सोलोसक्सिनेट कितने कार्बन है, 6 कार्बन। क्या इस स्टेप में CO2 रिलीज होगी, नहीं होगी, ठीक है। ऑक्सोलोसक्सिनिक एसिड ये कितने कार्बन वाला है, बोले 6 कार्बन वाला। ये 5 अल्फा कीटोग्लिसराइड कितने हैं, 5 कार्बन वाला। तो मतलब एक CO2 यहाँ पर प्लस एक CO2 यहाँ पर रिलीज होगी, बिल्कुल। सक्सिनिक एसिड कितने हैं, 4 कार्बन वाला। फ्यूमेरिक एसिड 4 कार्बन, क्या यहाँ पर नहीं होगी, नहीं होगी। मैलिक एसिड कितने हैं, 4 कार्बन वाला। ऑक्जेलिक एसिड कितना है, 4 कार्बन।
तो मतलब ये सेकंड वाली स्टेप जो है यहाँ पर ही क्या होता होगा, तो आंसर यहीं पर क्या रिलीज होती है, यहाँ पर CO2 रिलीज होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है एपो एंजाइम इज, एपो एंजाइम क्या है बताओ। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एपो एंजाइम इज प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। एपो एंजाइम क्या है? एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। यस, एपो एंजाइम क्या है, तो प्रोटीन का जो है ना, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। यूरिएज एंजाइम आर ऑब्टेन फ्रॉम, यूरिएज एंजाइम जनरली किससे निकाला गया, यूरिएज, तो ये कैनावेलिया, याद रखना किससे, प्लांट से, तो आंसर यूरिएज सबसे पहले कैनावेलिया प्लांट से उसको डिस्कवर किया गया था। अगला कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, नॉर्मली सामान्य तौर पर, ठीक है, मैमल्स के अंदर, स्तनधारियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ पर होता है, का ग्लूकोज इन लीवर, लीवर के अंदर ग्लूकोज के फॉर्म में, या ना ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड स्प्लीन, लैक्टिक एसिड इन मसल्स, या ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स। क्या आंसर आएगा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो ग्लाइकोजन एंड मसल्स एंड लीवर दोनों में होता है ना, लीवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, मैमल्स का जो स्टोर्ड फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन इज ए कार्बोहाइड्रेट। यस, ग्लाइकोजन क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर्ड होता है, ये एनिमल का, मैमल्स का क्या होता है, याद रखना स्टोर्ड फूड होता है। अगला ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, पुष्पीय पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है, पुष्पीय पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है बताइए। पुष्पीय पौधों में शर्करा का स्थानांतरण जो है किस रूप में होता है, पुष्पीय पौधों में शर्करा का स्थानांतरण जो है किस रूप में होता है बताइए। पुष्पीय पौधों में शर्करा का, देखो तो आंसर है सुक्रोज, ठीक है, प्लांट के अंदर शुगर का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें या तो बोरोन इंपोर्टेंट होगा या फिर शुगर कैन होता है, वहाँ पर पोटेशियम, इसमें ये हेल्प करता है ना। तो सुक्रोज के फॉर्म में क्या होता है, प्लांट के अंदर शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। वेरिएशन इन प्रोटीन, कोई भी जो प्रोटीन है उसमें जो भिन्नता होती है, वेरिएशन, उसका रीजन क्या है, ड्यू टू, किसके कारण होगा, प्रोटीन में भिन्नता निम्न के कारण होती है बताइए, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, आर ग्रुप और नन, बताओ किसके कारण वेरिएशन इन, किसके कारण, तो वेरिएशन इन प्रोटीन इज ड्यू टू, वेरिएशन इन प्रोटीन इज ड्यू टू, तो आंसर है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यस, अमीनो एसिड के सीक्वेंस के कारण, नॉट नंबर, अगर सीक्वेंस बदल गया तो प्रोटीन का कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा, पूरा सब कुछ बदल जाएगा। तो कोई भी प्रोटीन में जो वेरिएशन आता है ड्यू टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड के कारण आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, विच शुगर डज नॉट गिव वेनेडिक्ट टेस्ट, कौन सी शुगर जो है वेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है, कौन सी शुगर जो है वेनेडिक्ट टेस्ट है ना नहीं देती है बताओ। क्या ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, अपने सामने ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, कौन सी शुगर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी शुगर जो है बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देती है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है, हाँ समझाएंगे बेनेडिक्ट, देखो इसका आंसर है सुक्रोज, बहुत ही सिंपल है। किसी भी शुगर सॉल्यूशन में आपको ये पता करना हो कि रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं। देखो रिड्यूसिंग शुगर को पता करने के लिए बेंडिंग टेस्ट होता है ना, क्या पता करने के लिए, देखो रिड्यूसिंग शुगर, क्या पता करने के लिए, रिड्यूसिंग शुगर। अब एक बात बताओ, इनमें से कौन सी शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो कभी बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देगा। भाई किसी भी जगह हमको ब्लड है, पानी है, कहीं भी हमको शुगर है, कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में हमको अगर रिड्यूसिंग शुगर का पता करना हो तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये अब देखो ये रिड्यूसिंग शुगर बारे में बताएगा, हमको पता है सुक्रोज तो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, या सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए ये प्रपोज नहीं करता। देखो बहुत सिंपल है, ये टेस्ट होता है बेनेडिक्ट टेस्ट, बहुत ईजी है। क्या है कि हमको क्या करना है, जैसे ग्लूकोज का पता करना है तो इसमें क्या ले लो, ग्लूकोज
ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज ले लिया, उसको गर्म पानी में आपने रख दिया, कुछ भी नहीं किया, गर्म पानी में रख दिया। गर्म पानी के बाद ये रेड कलर में बदल जाएगी, ऐसे देखो, तो ना ये जो है इस प्रकार से देखो है क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको वेंडिक्ट सॉल्यूशन डालना है इसके अंदर, और जैसे जैसे इसको गर्म पानी में रखेंगे रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, हमने कोई सी भी शुगर है अगर वो रेड कलर हो गई ना, मतलब क्या है, उसके अंदर रिड्यूसिंग है ना, उसके अंदर क्या है, तो आंसर रिड्यूसिंग शुगर है। बात समझ में आ गई, क्या है रिड्यूसिंग। अगर वो रेड कलर हो गया ना उसका, तो मतलब कहने का मतलब रिड्यूसिंग शुगर है। अगर रेड कलर नहीं हुआ तो मतलब नॉन रिड्यूसिंग, और नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज होती है। यस, अगर ये है, अगर ऐसा कलर आता ना, इसका मतलब है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगर ऐसा कलर आएगा ना तो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर, तो इसका मतलब सुक्रोज है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको। बस हमको रिड्यूसिंग शुगर का पता करने के लिए टेस्ट होता है। क्लियर, तो जैसे जैसे कलर बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे क्या होता है, तो आंसर ये याद रखना, जो है रिड्यूसिंग शुगर का अमाउंट बढ़ता जाता है। अगला बताइए, शुगर विथ 6 मेंबर रिंग इज कॉल्ड। ऐसी शुगर जिसमें 6 मेंबर, जैसे 6 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली रिंग्स नहीं होती, 6 कार्बन वाली शुगर से, जैसे ग्लूकोज है, माल्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है ना, फ्रक्टोज, 6 कार्बन मेंबर्स है। तो इनके अंदर इनको क्या कहते हैं, पायरेनोज या फ्यूरेनोज। ठीक है, ये 6 मेंबर वाली है, 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, दीज आर द 6 कार्बन मेंबर रिंग्स। यस, तो इन्हें क्या बोलेंगे, तो इन्हें हम कहते हैं, याद रखना, इसे क्या बोलेंगे, पायरेनोज। जैसे 5 मेंबर, 5 कार्बन वाली जो होती है ना, जैसे राइबोजोज, राइबोज क्या होती है, 5 कार्बन वाली। डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज क्या होती है, ये भी 5 कार्बन वाली। यस और नो, डीऑक्सीराइबोज ये भी 5 कार्बन वाली है। तो ये इसको हम फ्यूरेनोज कहते हैं। अरे इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, 5 की स्पेलिंग होती है ना, एफ से स्टार्ट होती है ना, 5 की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होती है, तो एफ है ना, एफ फॉर फ्यूरेनोज याद रख लेना। बस एक याद हो गया तो दूसरा आसानी से याद रहेगा। 5 की स्पेलिंग 5 से स्टार्ट, एफ से, और एफ फॉर फ्यूरेनोज, एफ फॉर फ्यूरेनोज याद हो गया। एक याद हो, दूसरा आप आंसर लगा ही दोगे। अगला, स्वीटेस्ट शुगर अमंग द नेचुरली अकरिंग शुगर। बताओ सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, जितनी भी शुगर्स होती हैं उन सभी के अंदर मीठी शुगर कौन सी होती है, जितनी भी शुगर्स होती है उन सभी के अंदर सबसे मीठी कौन सी होती है। और है ना, डेक्स्ट्रोलेबोरेटर उनका रोटेशन होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरेज एक प्रकार का, एच और ओ एच का रोटेशन होता है उनके अंदर, और कुछ भी नहीं होता। सबसे मीठी शुगर फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी शुगर कौन सी है, फ्रक्टोज है आपकी। अगला, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द सेलुलोज मोलिक्यूल्स। बताओ, सॉरी सेलुलोज, हाँ सेलुलोज के लिए सत्य कथन कौन सा है, सेलुलोज के लिए कौन सा है। बीटा 1,4 लिंकेज होती है जो कि अनब्रांच्ड मोलिक्यूल है, बीटा 1,4 लिंकेज पाई जाती है, ब्रांच्ड होता है। अल्फा 1,4, बीटा 1,6, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बताइए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो सेलुलोज बीटा 1,4 लिंकेज होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट अनब्रांच्ड होता है, अशाखित मोलिक्यूल, मतलब ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ऐसे ग्लूकोज के लगभग बहुत सारे मोलिक्यूल्स जुड़ते हैं, लेकिन कहीं भी ब्रांच्ड नहीं होता। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज जो है किससे मिलकर बनता है, बताएं कमेंट सेक्शन में, लैक्टोज जो है किससे मिलकर बनता है। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज जो है किससे मिलकर बनता है, तो लैक्टोज किससे बनेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या होता है, सुक्रोज। ओके, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होगा, माल्टोज, ये है माल्टोज, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, दीज आर द डाइसैकेराइड। ये सब के सब क्या है, डाइसैकेराइड है, ये सब के सब क्या है, डाइसैकेराइड है। अगला बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन एटीपी। एटीपी के अंदर कौन सी शर्करा होती है, एटीपी के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, एटीपी के अंदर कौन सी शुगर होती है। स्टार्च में 1T क्या बोलते हैं, स्टार्च में 2 होती है, 1,6 1,4 दोनों पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन एटीपी। एटीपी में कौन सी शुगर होती है, तो 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर। याद रखना, एटीपी के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, 5 कार्बन वाली राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। विच इज वेरी मोस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ बॉडी। शरीर का सर्वाधिक संरचनात्मक अंग कौन सा है,
शरीर का सबसे संरचनात्मक अंग जो है, शरीर का जो सेल का स्ट्रक्चर बनाता है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या न्यूक्लिक एसिड, तो प्रोटीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है? प्रोटीन। क्लियर? विच इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, और नन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? फैटी एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। क्या होते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट? क्या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं? क्या होते हैं? तो आंसर है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, पॉलीहाइड्रो, या तो आपको है ना CHO ग्रुप मिलेगा, या फिर ठीक है ये वाला डबल बॉन्ड, या आपको ये वाला मिलेगा। कीटोन या एल्डिहाइड दो ही समूह आपको मिलते हैं, एल्डोजोज और कीटोजोज शुगर होती है। ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैट है और पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। ग्लाइकोजन क्या है बताइए? ग्लाइकोजन क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आंसर होगा। ग्लाइकोजन क्या होगा? किसका पॉलीमर है? पॉलीमर अमीनो एसिड का है, फैटी एसिड का है, अनसैचुरेटेड का है, या ग्लूकोज का है? क्या आंसर होगा? ग्लाइकोजन क्या है? किसका पॉलीमर होता है? कमेंट सेक्शन बताएं। पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, पॉलीमर ऑफ फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैट है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। किसका है? तो आंसर है भाई ग्लूकोज से मिलकर बनता है ग्लाइकोजन। बनता है किससे? ग्लूकोज से। अरे ग्लाइकोजन इज अ होमोपॉलीसैकेराइड। यस, ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है, ठीक है, जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आंसर आएगा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन्स विच प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, प्रोटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर ये है, दे फंक्शन एज द बायोकैटलिस्ट। एक्चुअली ये है ना, ये नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर ये कि जैव उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जनरली एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स ही क्या होते हैं? प्रोटीन। और एंजाइम्स जो है ये आपको पता है कि बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। एंजाइम जो है जनरली बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। एनर्जी भी दे सकते हैं, जनरली ये करेक्ट आंसर है ना ये। अगला बताओ, विच इज नॉट पॉलीसैकेराइड। इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? बताएं कमेंट सेक्शन में, इनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? क्या सुक्रोज नहीं है? क्या स्टार्च नहीं है? क्या ग्लाइकोजन नहीं है? सेल्यूलोज? इनमें से कौन है ना, विच इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड, इनमें से कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है? सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। तो सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है। यस, सुक्रोज क्या एक डाइसैकेराइड है, बाकी सब तो पॉलीसैकेराइड है, हाँ या ना? क्योंकि सुक्रोज तो एक डाइसैकेराइड होता है। सुक्रोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। विच इज ओड, विषम को पहचानिए। बताओ कौन सा इनमें से ओड है? इनमें से कौन सा ओड है? विच वन इज ओड, मतलब विषम कौन सा है? क्या काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है? क्या पैक्टिन एक प्रोटीन है? क्या स्टीरोड लिपिड होता है? क्या वैक्स लिपिड है? क्या होगा आंसर? इनमें से कौन सा ही मैच नहीं हो रहा। क्या काइटिन यस, काइटिन एक प्रकार का हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है। यस, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड है ना काइटिन। क्या पैक्टिन एक प्रोटीन? नहीं, पैक्टिन भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है भाई, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो ये गलत, मतलब हमारा आंसर यही होगा, सही मैच नहीं है। लिपिड स्टीरोड लिपिड होता है, वैक्स लिपिड है, बाकी सब सही है पैक्टिन को छोड़कर। अगला, टर्म प्रोटोप्लाज्म इज इंट्रोड्यूस बाई। टर्म प्रोटोप्लाज्म जो है किसके द्वारा दी गई बताइए? टर्म प्रोटोप्लाज्म इज इंट्रोड्यूस बाई। टर्म प्रोटोप्लाज्म इज इंट्रोड्यूस बाई परकंजे, सुल्ज, सटन एंड बावेरी और वॉन मोल। बताओ तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है किसके द्वारा? तो परकिंजे के द्वारा, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म टर्म इज किस द्वारा? परकिंजे। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बराबर साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है, टोनोप्लास्ट क्या है? अगला इंपोर्टेंट है कि व्हाट इज द टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है?
परमिबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिबल मेम्ब्रेन होती है और सिलेक्टिवली परमिबल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? तो एक प्रकार याद रखना, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, है ना, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, यस। और जितने भी है ना सेल ऑर्गेनल्स होती हैं सबकी मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिबल होती है। सेमी नहीं लगाना है, याद रखना कभी भी, सिलेक्टिबल जितने भी मेम्ब्रेन हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सबकी मेम्ब्रेन याद रखना आपको क्या होती है, सिलेक्टिवली परमिबल होती है। अगला, बैकबोन इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ। डीएनए अणु की संरचना में रीढ़ जो है किसकी बनी होती है, बताइए। बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ, बताओ। डीएनए अणु जो होता है, डीएनए अणु, इसे डीएनए अणु की स्ट्रक्चर में जो बैकबोन होती है, रीढ़ किसकी बनी होती है? तो बहुत सिंपल है, याद रखना, पेंटोस शुगर विद फॉस्फेट, ठीक है ना। ये पेंटोस शुगर जे वाली इसकी बात कर रहा है, ये होती है रीढ़, है ना। ये सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, ये रीढ़ की बात कर रहा है, ये है बैकबोन ये। और जो स्टेप्स होते हैं ना, ये स्टेप्स बने होते हैं नाइट्रोजन बेस के, है ना, स्टेप्स है नाइट्रोजन बेस के, ठीक है ना। और ये जो है ना, ये वाला जो सीधे डंडे हैं, ये वाले, ये बना होता है शुगर प्लस फॉस्फेट का। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है नेक्ड होता है, सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड, या ऑल ऑफ दीज। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है? नेक्ड, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दीज। बताइए कैसा होता है? तो सभी नेक्ड भी होता है, सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड, यस। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में 70s राइबोसोम भी होते हैं। एक बात और याद रखें, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको 70s राइबोसोम भी देखने को मिलेंगे। अगला है, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जनरली किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड जो है जनरली किसके बने होते हैं, बताएं। न्यूक्लिक एसिड बताइए कमेंट सेक्शन में। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यस। न्यूक्लियोटाइड होते हैं कि नहीं, यस। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, यस और नो, इन तीनों से। अगर फॉस्फेट हटा दो तो ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, पेंटोस शुगर जो है तो साइड हो जाता है पेंटोस शुगर। अगला है, डीएनए इज जेनेटिक एलिमेंट्स वाज शोन बाय द एक्सपेरिमेंट। बताओ, डीएनए जो है एक जेनेटिक एलिमेंट होता है, किसके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था? डीएनए का आनुवंशिक तत्व के रूप में प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल किसके फाइनल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था? तो ये तीन साइंटिस्ट, एवेरी, मैक्लियोड, मैककार्टी, इनके फाइनल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल, है ना। एक्सपेरिमेंट का नाम ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। जो कि स्टार्ट तो ग्रिफिथ ने किया था, बट ग्रिफिथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, याद रखना। फिर फाइनली इनके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट तो ग्रिफिथ ने किया था, बट उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा। तो फाइनली इन्होंने समझाया कि अच्छा देख ये है ऐसा, तो रीजन मैंने इनके द्वारा सिद्ध किया, ये प्रूव्ड हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एट nm वेवलेंथ। डीएनए अणु का अधिकतम अवशोषण, डीएनए जो अणु है किस लाइट की, है ना, नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ये प्रश्न है। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? ये बहुत सिंपल है, ये 260 नैनोमीटर की है ना, 260 नैनोमीटर का हो या 2600 एंगस्ट्रॉम, एक ही बात है। अगला है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इन डायरेक्शन। बताओ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनते हैं डीएनए सिंथेसिस में, ठीक है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो बनते हैं तो किस डायरेक्शन में? तो याद रखना 5 से 3 हमेशा। देखो नई जो भी स्ट्रैंड बनती है, मैंने आपको इस प्रकार से रेप्लिकेशन पढ़ाया कि नहीं, ठीक है, इधर देखो इस प्रकार से। तो एक तो नई स्ट्रैंड बनती ये वाली और ये वाली, हाँ। तो दूसरी जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऐसे ही बनते हैं, ये चाहे ये वाली हो चाहे, दोनों 5 से 3 की दिशा में, ये भी 5 से 3 की दिशा में होती है, याद रखना, ये दोनों ही 5 से 3 की दिशा में होती है ना, ये दोनों ही 5 से 3 की दिशा में बनती है, याद रखना। 3 यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, चाहे ये वाली हो चाहे लैगिंग स्ट्रैंड हो चाहे लीडिंग, ये दोनों ही कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस जो नई नई बनती है, नई स्ट्रैंड हमेशा, एक बात याद रखना, चाहे ये वाली कंटिन्यूस हो चाहे ओकाजाकी वाली हो, कोई से भी हो, नई स्ट्रैंड हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन में ही बनती है।
द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है। अच्छा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है ये बताएं कमेंट सेक्शन में। ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम, ये भी आप बता दो पहले, ओकाजाकी फ्रेगमेंट को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है। डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, इसका तो करेक्ट आंसर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, ये तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड हो गया। हाँ, डीएनए लाइगेज जो होता है, डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम, द डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम। तो है ना, यहाँ पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट को याद रखना, जोड़ने का काम ये करता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, देखो 3 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है ना, ये तो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, रेप्लिकेटिंग सबसे वाला ये फर्स्ट है ना। फर्स्ट ये क्या होता है, रिपेयर में काम करते हैं ना, डीएनए कहीं टूट फूट जाता है कि नहीं, रिपेयरिंग में काम करते हैं, और ये भी रिपेयरिंग में काम करता है। ओके, क्या किसमें, रिपेयरिंग में काम करता है। आपसे पूछ रहा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कोरनबर्ग, इसको हम कोरनबर्ग भी कहते हैं। तो कोरनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिसने पहली बार इनविट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए किया है। डीएनए का इनविट्रो सिंथेसिस किया, याद रखना, डीएनए का क्या किया है, तो आंसर है इनविट्रो सिंथेसिस। डीएनए का सबसे पहली बार क्या किया है, तो आंसर है इनविट्रो सिंथेसिस। इनविट्रो सिंथेसिस किया डीएनए का पहली बार। द कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई अलग अलग प्रकार के डीएनए होते हैं, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, जिसमें राइट हैंडेड में ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, लेफ्ट हैंडेड में जेड आता है। तो आपको बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली कौन सा डीएनए मिलता है। या वाटसन एंड क्रिक ने जो भाई जिस डीएनए के बारे में बात की थी ना वो बी था। अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा डीएनए होता है, बी। और वाटसन एंड क्रिक ने जिस मॉडल के बारे में बात की थी सारा कुछ है ना, कि भाई हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है ना, हेलिक्स लेंथ कितनी होती है, बोले हेलिक्स लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो सब कुछ बात की थी ना भाई, 10 जो बेस पेयर्स होते हैं, हाँ है ना, पूरे 10 भाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 2 के बीच की दूरी यहाँ पर 3 पॉइंट है ना, ये 2 के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। टोटल नंबर ऑफ 10 है ना बेस पेयर्स होते हैं। ये सब क्या है, डायमीटर 20 होता है, डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये सब कुछ बी डीएनए के बारे में था। सेल लिंकेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई, बताएं आप, सेल लिंकेज थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है, बताइए आप। सेल लिंकेज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वर्च्यू, नागेली, स्लीडन एंड स्वान। तो सेल लिंकेज थ्योरी है ना, मॉडिफिकेशन। और देखो सेल थ्योरी किसने दी थी, इन दोनों ने। देखो सेल थ्योरी दी थी इन दोनों ने। सेल थ्योरी इन दोनों का क्या कहना था, स्लिट एंड स्वान का कहना था कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल प्लांट सेल और एनिमल सेल आर, ऑल प्लांट और एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि दुनिया के जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। बट इनसे पूछा गया कि ये बताओ कि नई सेल कैसे आती है, हाउ टू अराइज न्यू सेल, तब इनको नहीं बोला, हमको नहीं पता। तब है ना एक नया मॉडिफिकेशन आया कि सेल लिंकेज थ्योरी, जिसको हम लीनिएज थ्योरी भी कहते हैं, विर्चू ने दी। ये बोलता है कि देखो कि नई सेल कैसे आती है, इसने बताया कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। नई सेल जो आती है पुरानी सेल से ही आती है, लेकिन सेल डिवीजन से। तो ये आंसर हो गया हमारा ए। अगला बताइए, मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम वो इजी है भाई। पैकेटीन में क्या होगा, पैकेटीन में देखो आपको पता है क्या होता है, जीन का एक्सचेंज, क्रॉसिंग ओवर, यस। जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस। डिप्लोटीन में क्या होगा, काइजमेटा दिखेगा। लेप्टोटीन में क्या होगा, लेप्टोटीन बुकेट स्टेज, और डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन होता है। चलिए याद रख लेना, पांचों एक साथ लगिए, ये हमेशा अच्छा रहेगा है ना याद करने के लिए बस। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, अभी हमने बात की है, पैकेटीन के अंदर होती है क्रॉसिंग ओवर, जीन का एक्सचेंज होना। ड्यूरिंग G2 फेज ऑफ डिप्लॉइड सेल कंटेन द अमाउंट ऑफ डीएनए इक्वल टू, G1 के बाद S और G2 स्टेज आती, देखो इंटरफेज है, इंटरफेज की हमारी एक है G1, एक है S और एक है G2। तो S फेज में आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, हाँ है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, यस, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है S फेज में, आपको पता हो तो। G2 फेज में डीएनए का अमाउंट जस्ट क्या हो जाता है,
डबल हो जाता है, टेट्राप्लॉइड सेल के बराबर हो जाता है। अरे डिप्लॉइड नहीं, यहाँ का आंसर याद रखना, टेट्राप्लॉइड सेल के बराबर होगा। डीएनए जस्ट डबल होता सीधा। अरे हाँ, अगर यहाँ पर 2C है तो यहाँ पर 4C हो जाता है ऐसा, क्योंकि यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। यस, अभी हमने टोनोप्लास्ट के बारे में बात की थी। टोनोप्लास्ट क्या है बताओ? टोनोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, वैक्यूल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। टोनोप्लास्ट क्या है? तो टोनोप्लास्ट इज द वैक्यूल मेम्ब्रेन, रिक्तिका की मेम्ब्रेन को कहते हैं। नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में नेट एटीपी कितने गेन होते हैं बताएं? नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस बताइए। नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस कितने होते हैं? तो आंसर 2 एटीपी। अगला प्रश्न बताएं आप, क्रोमोसोम शेप। देखो क्रोमोसोम की शेप की स्टडी सबसे अच्छी किस्म होती है, गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन सबसे अच्छा किस्म होता है, वो होती है ना वी शेप, है ना। वी शेप के बाद हमारा जे शेप, है ना, इसके बाद वी शेप, एल शेप्ड, जे शेप्ड, है ना, आई शेप्ड। ये जो होती है मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ओके। इसके बाद होता हमारा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और होता हमारा टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ओके। ये 4, ये इसमें होती है एनाफेज में, याद रखना। ये सारी सब कुछ स्टडी बेस्ट होती है एनाफेज में। क्रोमोसोम बेस्ट सीन, क्रोमोसोम सबसे अच्छे दिखाई किस में देते हैं? क्रोमोसोम सबसे बेस्ट किस स्टेज में दिखते हैं? एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। क्रोमोसोम आपको सबसे बेस्ट किस स्टेज में नजर आएंगे? तो फिर आंसर आएगा मेटाफेज, फिर आंसर आएगा मेटाफेज में सबसे अच्छे दिखते हैं। अगला प्रश्न बताएं आप, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन? न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, कमेंट सेक्शन में बताइए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय, तो रॉबर्ट ब्राउन, है ना, ब्राउन आंसर लगाना। हुक ने, ये सेल वाला है ना, ये सेल और सेल वाल वाला व्यक्ति है ये, और न्यूक्लियस वाला रॉबर्ट ब्राउन है। सुसाइडल बैग ऑफ सेल, एक कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली बताओ किसे कहेंगे? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं हम? तो आंसर है लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम। हेट्रोक्रोमेटिन इज, हेट्रोक्रोमेटिन क्या बताओ? हेट्रोक्रोमेटिन इज डार्कली स्टैंड पार्ट ऑफ क्रोमेटिन, लाइटली स्टैंड पार्ट ऑफ सेशन क्रस्टी, लाइटली स्टैंड पार्ट ऑफ ग्रेना, और स्क्रेटेड लूप्स इन साइटोप्लाज्म। हेट्रोक्रोमेटिन, तो हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन का विभाग जो डार्क देता है, और जो कहाँ होता है? क्रोमो, अब न्यूक्लियस में देखोगे ना, जो पेरीफेरी की तरफ होता है, इस तरफ बाहर की तरफ, ये उसे कहते हैं हम हेट्रो। जो लाइट स्टैंड होता है वो यूक्रोमेटिन होता है, जो बीच में होता है ना, लाइट स्टैंड जो होता है वो बीच में होता है। और जबकि जेनेटिकली जो एक्टिव होता है वो ये होता है, जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव, ओके, जेनेटिकली एक्टिव ये आपको मिलेगा। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, क्रोमेटिन किसके बने होते हैं बताएं? क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं आखिर किसके बने होते हैं? क्रोमेटिन किसके बने होते हैं बताएं? क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड्स, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ, तो आंसर है न्यूक्लियोप्रोटीन। किसके? न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, इसी के बने होंगे बिल्कुल। अगला, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाता है बताओ? कि क्रोमोसोम का वह भाग जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन आप जानते होंगे क्या होता है सेकेंडरी, कि जहाँ पर एनओआर न्यूक्लियोलस अटैच होती है क्रोमोसोम से, जहाँ पर एनओआर रीजन होता है उसी को कहते हैं, जहाँ पर क्रोमोसोम से न्यूक्लियोलस अटैच होती है, ठीक है, उस रीजन को एनओआर या सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये वाला भाग, इसके बाद ये वाला जो इसके बाद है सेकेंडरी, मतलब ये वाला भाग जो है क्रोमोसोम का क्या कहलाएगा? इसे कहते हैं हम सैटेलाइट, याद रखना, इसे हम सैटेलाइट कहते हैं। और जो है ना क्रोमोसोम के एंड होते हैं ना, ये टीलोमियर होते हैं, ठीक है ना, ये टीलोमियर है।
ये सेंट्रोमियर होता है, तो ये सेंट्रोमियर वाला भाग जो होता है ना पतला होता है, इसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं ना, इसे हम प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन, इसे हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। न्यूक्लियस क्या है? सिंगल लेयर, डबल लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। सिंगल, 3, 4, 2। कौन सा? न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी? सिंगल, 3, 4, 2। न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी मेम्ब्रेन होती है? ऐसे कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन है? तो 2 लेयर होती है। यस, कितनी होती है? 2 लेयर। न्यूक्लियस के चारों ओर कितनी? 2 लेयर्स होती है। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 लेयर वाला होता है, क्लोरोप्लास्ट भी, याद रखना है ना। ये तीनों ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास 2 है ना, क्या होती है? डबल लेयर्ड है। ये ऐसे 3 सेल ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन वाले और तीनों के पास डीएनए है। ये तीनों ऐसे हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है और तीनों ही ऐसे हैं जिनके पास खुद का डीएनए है। यहाँ तो डीएनए होता है और यहाँ भी डीएनए होता है। Which part of the chromosome is concerned with the aging of organism and cancer? उम्र है ना, उम्र वाली जीन और कैंसर वाली जीन क्रोमोसोम का कौन सा भाग होता है? तो टीलोमियर, याद रखना। ये टीलोमियर भाग होता है ना क्रोमोसोम का, इसकी के पास जीन पाई जाती है उम्र की, जो बुढ़ापा आता है कि नहीं, बुढ़ापा, तो होता है टीलोमियर के पास। क्लियर? अगला प्रश्न बताएं। क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो आंसर है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। बिल्कुल है ना, डीएनए, आरएनए बहुत कम होता है लेकिन होता है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, इन चारों से मिलकर बनते हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अगला, ए कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज नोन एज। क्रोमोसोम का एक सेट जो एक पेरेंट से दूसरे संतति में, प्रोजेनी में, पीढ़ी दर क्या होता है? स्थानांतरित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जीनोम, ऐसे 2n बराबर 20 है, तो कितने सेट हैं? 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो, मेल फीमेल का जब क्रॉस होगा तो 10 इधर से आएंगे और 10 इधर से आएंगे और ये हो जाएगा 2n बराबर फिर से 20, है ना। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेट पूरा का पूरा क्रोमोसोम का एक पेरेंट से आता है, एक सेट दूसरे पेरेंट से आता है, 10-10, तो उसे क्या बोलते हैं? जीनोम कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? जीनोम। यस, उसे क्या कहते हैं? हम जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न बताएं। काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन, अगला प्रश्न बताइए, काइनेटोकोर कहां पर प्रेजेंट होती है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काइनेटोकोर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, स्पिरोसोम्स, क्रोमोसोम और फ्लैजिला। तो काइनेटोकोर, अभी देखो मैंने डायग्राम बना के बताया था क्रोमोसोम का थोड़ी देर पहले, जो सेंट्रोमियर वाला भाग होता है ना बीच का, यहाँ पर ही ये काइनेटोकोर है, ये क्रोमोसोम पर है ना, यहाँ पर सेंट्रोमियर, यहीं से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं ना, वो स्पिंडल फाइबर जो है वो यहीं आकर जुड़ते हैं, याद रखना, स्पिंडल फाइबर जो है यहीं आकर जुड़ते हैं। तो काइनेटोकोर्स कहाँ पर होती है? क्रोमोसोम के पास होती है। क्लियर? काइनेटोकोर याद रखना, एक प्रोटीन डिस्क होती है जो कि सेंट्रोमियर वाले भाग के चारों तरफ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। यहीं पर कौन आकर जुड़ता है? स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसी प्रकार आपको जो सभी सब्जेक्ट के जो टॉप 500 MCQ हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप उनको भी पुराने लेक्चर्स को देखिए। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप डेली एग्रीकल्चर MCQ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी सफलता टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें डेली आपको 30 की MCQ मिलते हैं, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर इसकी वैलिडिटी 6 महीने और मात्र 51 रुपीज़ के अंदर है। उसी हम यूट्यूब पर पढ़ते हैं, ऐसा हमारा एक पेड कोर्स भी चलता है एग्रीकल्चर MCQ का, जिसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज MCQ हम पढ़ते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। तो यहाँ पर और ज़्यादा डीप में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सोल्व करते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। ये आपको मात्र 499 मिल जाएगा। अगर आप MSc एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव MSc एंट्रेंस, IG के भी हो, CUT PG हो, IG की भी CET है ना, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं 999 में। दोस्तों, ये लगभग फ्री ही कोर्स है,
3500 ज़्यादा MCQ है, लगभग फ्री कोर्स ही है, जिसमें आपको 25 रुपये मिनिमम जो इंटरनेट चार्जेस हैं वो पे करना है। आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करना है, वहाँ से जाकर इस कोर्स को अवेल कर लेना है। अब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट है तो REO के लिए जो है कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 499 मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज आपको 50% डिस्काउंट है। तो दोस्तों अभी आप ले सकते हैं, आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप। अगर आप NFL एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप NFL का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर पूरा रिकॉर्डेड और मैनेजमेंट की क्लासेस जो है हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पर हम चला रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।